जिंदाबाद साथियों, सबको स्वागत है नेशनल हेल्थ राइट्स अलायंस का मंथली मीटिंग में। हम एक हफ्ते पहले तो मंथली मीटिंग के बारे में सोच रहे थे, उसके एजेंडा हो सकते हैं। तब तो बजट के बारे में काफी सुझाव आए कि बजट चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है और यूनियन बजट हैज बीन प्रेजेंटेड आल्सो। तो हेल्थ बजट के ऊपर शायद हम एक इनफॉर्मल डिस्कशन रखेंगे, ऐसे हमने सोचा था। अब सुहास दाई का ही सजेशन था कि इन एनी केस ऋचा जी और इंद्रनील जी और सब लोग जेएसए के बिहाफ में ऑलरेडी एक एनालिसिस तो किया है पब्लिक हेल्थ बजट का। सो वी थॉट दैट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। और मैं ऋचा जी से भी कांटेक्ट किया। सो ऋचा जी ग्रेशियसली एग्रीड कि उन्हें कंसेंट दिया कि आज पब्लिक हेल्थ का बजट का एनालिसिस जो किया है वो प्रेजेंट करेंगे। सो वी आर वेरी रियली थैंकफुल फॉर दैट। सो ऋचा जी, एज मोस्ट ऑफ यू नो, आज तो और ज्यादा कोई नहीं है। मोस्ट ऑफ यू नो कि ऋचा जी इज पब्लिक हेल्थ researcher and activist, and she's also teaching in a college in Dehradun. And we are and a full-time activist associated with Jan Swasthya Abhiyan, of which NAPM is also a very close associate, as all of you know. Richa ji, आपको स्वागत है। और आप अपना प्रेजेंटेशन आप शुरू कर सकते हो। शुक्रिया प्रसादा। आपने ऋचा जी लगाया तो थोड़ा अटपटा लग रहा था, ऋचा काफ़ी है। सभी साथियों को जिंदाबाद। सो थैंक यू टू एनएपीएम साथीज, मुझे इस मंथली मीटिंग में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है एक सब साथियों के साथ, और ये जो एक मंथली आप लोग मीटिंग करते हैं तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है कि जो हेल्थ में जो डेवलपमेंट्स हैं और उस पर हम विचार करें एक रेगुलरली, और कम अप विद आर रिस्पॉन्सेज, अपने सुझाव और अपनी एक सोच बनाए। तो ये जो मीटिंग रखी है ये बजट के ऊपर है। तो हाल ही में 2025-26, सॉरी 26-27 का बजट हमारा यूनियन बजट हैज़ बीन अनाउंस्ड। तो इसमें एक पूरी पिछले आई थिंक ये 9वां बजट है इस सरकार का। और पिछले 9 साल से हमेशा यही कहा गया है हर एक बजट के द्वारा, हर एक बजट में, कि स्वास्थ्य के ऊपर या हेल्थ के ऊपर बहुत जोर है और लोगों के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पर थोड़ा सा हम आज बातचीत करेंगे कि किस तरह का एक रुझान और किस तरह का एक ओरिएंटेशन इज देयर इन द बजट। और बेसिकली बजट रिफ्लेक्ट्स द इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट की, जो सरकार की जो सोच होती है, वो एक बजट उसका एक पर्चा होता है। तो हम देखेंगे कि बजट में किस तरह का रुझान रहा है, जो कि सरकार की एक मंशा को जाहिर करता है। तो थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलती हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि 2017 में जब ये सरकार आई थी, उसके कुछ साल बाद 2017 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया था। इट वाज अ विजन डॉक्यूमेंट, और उसमें बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे कि 2025 तक टू 2025 तक जो बजट है हेल्थ का, दैट शुड रीच 2.5, दैट वुड रीच 2.5% ऑफ द जीडीपी। And within this 2.5%, it was said that 1% would be सेंटर्स शेयर। 1% जो है सेंटर का शेयर होगा। लेकिन आज 2017 और उसके अब 2026 है। तो उसमें जो हम देख रहे हैं, आज भी 1.23 के आसपास जो है टोटल बजट है जीडीपी का, जो हमारी सारी
देश की इनकम है उसका हिस्सा जो है स्वास्थ्य पे खर्च 1.3% के आसपास है। और जो सेंटर का यानी यूनियन गवर्नमेंट का जो शेयर है जो कि बढ़कर 1% होना चाहिए था, वो आज भी 0.27% है। और इस पूरे दौरान ये 0.3% के नीचे ही रहा है। ये सिर्फ यूनियन और सेंटर का शेयर जो है हेल्थ बजट पे, जो कि बढ़ के 1% होना चाहिए था। तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे 10-12 सालों में देर हैज़ बीन नो चेंज पर से इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन, एंड इनफैक्ट चेंज नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ कुछ रीओरिएंटेशन हुआ है, जो हम देखेंगे कि कैसे रीओरिएंटेशन हुआ है। इस दौरान हम सब जानते हैं, हम लोगों ने झेला है और वी फेस्ड कोविड ओवर दिस पीरियड, एंड वी ऑल रिमेंबर दैट हाउ डिफ़िकल्ट दैट टाइम वॉज। किस तरह से पूरा जो स्वास्थ्य का सिस्टम था वो हिल गया था, एंड देवर so many deaths that and in fact which the government was denying that there have been so many deaths due to COVID-19, और सभी जो रिसर्च कर रहे थे उनको नकारा गया था। लेकिन उस दौरान भी जितना खर्च होता था तो उसके बाद हमें लगा था कि शायद सरकार को इसका संज्ञान लेगी, द गवर्नमेंट वुड थिंक सीरियसली अबाउट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड इंक्रीज इट फर्दर एंड स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। कोविड के दौरान हमने देखा कि किस तरह से सिर्फ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जो कि ऑलरेडी काफ़ी बुरी हाल में था, लेकिन सिर्फ पब्लिक हेल्थ सिस्टम ही था जो लोगों की मदद कर रहा था। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर बंद हो गया था, या फिर देवर केसेस ऑफ डिनायल, उनको भर्ती नहीं किए जा रहे थे, और ले भी रहे थे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे। सो देयर वाज ओनली पब्लिक हेल्थ सिस्टम दैट वाज ऑपरेटिंग at that time, and after that, because public health system has been in a very bad condition in terms of human resources, infrastructure, सभी बुरा हाल रहा है, तो हमारी एक उम्मीद थी कि सरकार इसमें बेहतर करेगी, allocations बढ़ाएगी, आवंटन बढ़ाएगी। बट अगर हम देखें तो तब से लेके आज तक जो है यूनियन बजट जो है 2020-21 से 2.26% हुआ करता था, द यूनियन बजट ऑन हेल्थ एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल यूनियन बजट। इट यूज टू बी 2.26%, बट इन 26-27 इट हैज़ कम डाउन टू 2.07%। सो जो among various sectors, agriculture, industry and all those, जितने भी सेक्टर्स पे केंद्र सरकार खर्चा करती है, उसमें जो हेल्थ का शेयर होता था वो कोविड के बाद से इट हैज़ डिक्लाइंड, जबकि उम्मीद थी कि इंक्रीज होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ है, इफ़ वी डिसेक्ट दिस यूनियन बजट, so there has been a scheme or a flagship scheme which is called National Health Mission, and National Health Mission came in around 2005, and which laid stress on strengthening primary health care, and a large portion of it went to the RCH, the reproductive and child health care। इसकी तरफ एक रुझान था, एंड 2005 में रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए जोर था। फिर 2011-12 में इसमें अर्बन एरिया भी शामिल किया गया, तो NUHM और NRHM का मिलके NHM हुआ। तो उसमें एक ये बहुत बड़ा योगदान रहा है NHM का प्राइमरी हेल्थ को थोड़ा स्ट्रेंथन करने में। लेकिन अगर हम देखें तो सिंस अगेन 21-22 जो NHM का बजट है वो भी धीरे धीरे घट रहा है, और इस कदर घटा है कि अभी 8% की कटौती हुई है 2021-22 से 2026-27 तक। सो 8% इज क्वाइट एन अमाउंट, एंड इसके बरक्स एक तरफ तो NHM में कटौती हुई है, दूसरी तरफ अगर हम WCD मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बजट देखें तो उसमें भी
जो है देर आर वेरियस स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो जैसे अम्ब्रेला आईसीडीएस है जिसमें सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड या पोषण से रिलेटेड जो स्कीम्स है उनमें भी या तो बढ़ोतरी नहीं हुई है या फिर बहुत ही माइनर इंक्रीज हुआ है। जैसे कि सक्षम आंगनवाड़ी में देयर इज बीन लास्ट ईयर के बजट से सिर्फ 5% इंक्रीज हुआ है इन नॉमिनल टर्म्स। अगर हम इसमें महंगाई की दर को जोड़ें, महंगाई की दर को निकालें कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है, तो ये इन एक्चुअल टर्म्स इट विल बी अ डिक्लाइन, इसमें कटौती ही होगी। ये 5% जो है सिर्फ नॉमिनल टर्म्स में इंक्रीज है। तो ये हम एक रुझान देख रहे हैं कि किस तरह से सरकारी तंत्र को आवंटन नहीं दिया जा रहा है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, और यही जो पैसा है जो एक तरह से स्थिर रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा जा रहा है टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। जिस तरह से जो हमारे सामने एक स्कीम अगेन 2018 में बहुत फैन फेयर में लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, which was essentially हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें बेसिक जो एक पूरा जरिया होता है कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी दी जाए और उनकी तरफ पूरी जो स्वास्थ्य का वो है मोड़ा जाए। अब इसमें एक और देखने की बात है कि जब ये आई थी 2018 में, तब भी एक बहुत नेगोशिएशन हुआ था नीति आयोग और हेल्थ मिनिस्ट्री और जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं उनमें बहुत एक नेगोशिएशन हुआ था इन टर्म्स ऑफ पैकेज के रेट्स क्या रहेंगे। तो कुछ तय करके, जिसमें अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और नीति आयोग में भी एक द्वंद्व रहा था कि इतने नहीं इंक्रीज करने हैं। नीति आयोग वाज इंक्रीजिंग टू मच बट हेल्थ मिनिस्ट्री वाज अगेन हैड रिजर्वेशंस ऑन इट। पर खैर कुछ करके रेट्स डिसाइड हुए जो कि प्राइवेट सेक्टर के हामी से हुए और वो ये स्कीम लॉन्च हुई। अभी आप रिसेंट में अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे तो बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं, दे आर गेटिंग अवे फ्रॉम दिस स्कीम, दे आर रिलिंक्विशिंग दिस स्कीम, जैसे कि हमें इसका पार्ट नहीं होना है। उसके कारण ये है कि एक तो सरकार की तरफ से पैसा लेट आता है, दूसरा ये कि उनका कहना है कि इतने रेट में हम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे सकते। सो इन इफेक्ट दे आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि इसके रेट्स इंक्रीज किए जाएं। और सरकारी सरकारी आंकड़े ही आए थे कुछ साल पहले, जिसमें साफ जाहिर होता था कि जिन लोगों के लिए स्कीम है, यानी कि हाशिए पर जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनके लिए जो ये स्कीम है, उसमें से बहुत कम जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें ओपीडी शामिल नहीं है। गरीब तबका ज़्यादातर डेली वेज लेबर है, वो अस्पताल में जाना, भर्ती होना अफोर्ड नहीं कर सकता है टाइम के हिसाब से। पर ये जो सारी है ये हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर स्ट्रेस है। इससे जो है प्राइमरी हेल्थ का इसमें कोई वो नहीं है, जिक्र ही नहीं है। सारा टर्शराइजेशन पे जोर है कि आप सर्जरी कराएं, छोटे से छोटे उसके लिए हॉस्पिटलाइज हों, सर्जरी कराएं, तब आपको इसका भुगतान होगा। तो इस तरह से बहुत सारी इस पीएमजे में खामियां हैं जो कि अल्टीमेटली लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं। और जितने भी जैसे इसमें टेस्ट्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो सब लोगों को बाहर से ही ख़रीदनी पड़ती हैं। तो लेकिन हम देख ये रहे हैं कि पीएमजे में इस बजट में 36% जो है इजाफा हुआ है। तो जो पैसा बाकी स्कीम से, प्राइमरी हेल्थ केयर की स्कीम से निकाला जा रहा है, वो पीएमजे जैसी स्कीम में डाला जा रहा है। 36% इजाफा हुआ है। और इसमें देखने की बात यह है कि एनएचएम के बजट में जब रिवाइज्ड फिगर्स आती हैं तो उसमें जो पहले की एलोकेशन होती है उससे ज़्यादा खर्चा होता है। इसका मतलब ये है कि एक डिमांड है एनएचएम के फंड्स की, कि अलग अलग जगहों पर एनएचएम के फंड में पैसे की ज़रूरत है। लेकिन उसके उल्टे पीएमजे में जो रिवाइज्ड
आंकड़े हमारे सामने आते हैं, उसमें आवंटन, उसमें पैसा कम ही होता है, यानी कि पीएमजे में खर्च नहीं हो रहा है। एनएचएम में जहाँ खर्च होना है, ज़रूरत है, वहाँ पैसा दिया नहीं जा रहा है। तो ये पूरा एक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है सिस्टम को। हम जानते हैं एनएपीएम के कई साथी अलग अलग राज्यों में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, उनमें जो छोटी छोटी सर्विस, शुरुआत इस तरह से हुई थी कि छोटी छोटी सर्विसेज को प्राइवेटाइज किया गया था, एम्बुलेंस को लेके या फिर आई केयर को लेके, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को प्राइवेटाइज करके अब एक बड़ा हिस्सा जो है डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का पीपीपी मोड में डाला जा रहा है। और अनेक राज्यों में एनएपीएम के साथ ही, जन स्वास्थ्य अभियान के साथ ही और बाकी कई सोशल मूवमेंट्स के साथ ही इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हमें आगे काम भी करना है। अब बजट में एक और चीज़ है कि एक और वादा किया गया था कि जो दवाइयों पे खर्च जो होता है, दवाइयों पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है, उसकी वजह से जो जेब से खर्चा होता है वो भी बहुत ज़्यादा है हमारा। और इनफैक्ट एक स्टडी आई थी कि दवाइयों पे खर्च की वजह से जो है कई लोग, तकरीबन एक साल में 5 मिलियन लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसमें ये भी वायदा किया गया था कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है दवाइयों का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई, उसको बनाने की फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। एक ज़माना हुआ करता था जिसमें जो हिंदुस्तान है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यहाँ हमारे यहाँ से निर्यात होती थी दवाइयाँ सस्ते दामों पे। लेकिन आज ये हालत है कि जो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो हिंदुस्तान में बंद हो चुकी है और आज हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है एपीआई। तो ये वायदा भी पूरा नहीं किया गया। इस साल के बजट में एक बायोशक्ति फार्मा करके एक स्कीम लाई गई है अगले 5 साल के लिए। उसमें 10,000 करोड़ आवंटित हुआ है, जिसमें ये है कि जो कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मजबूत किया जाएगा, ये बात है। और जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स होते हैं, जो कि अगेन बहुत सारे जो हैं ये पेटेंट के अंदर होते हैं, इस पर थोड़ा रिसर्च किया जाएगा। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इसके मुतालिक ये दवाइयाँ होती हैं। बट ये भी एक बात देखने में आ रही है कि जितनी भी ये सारी दवाइयाँ हैं वो, मतलब एक तरफ बजट है और दूसरी तरफ जो बाकी पॉलिसीज़ हैं सरकार की, जैसे कि ट्रेड अग्रीमेंट्स जो अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, यूएस के साथ हुआ, उसमें जो है जो पेटेंट की पॉलिसी है उसको मजबूत किया जा रहा है, जो कि सीधा जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती है, बिग फार्मा जो होती है, उनको मजबूत करती है, उनको मदद करती है। तो एक तरफ तो आप बायोशक्ति फार्मा में पैसा आवंटित करें, जो कि हमें पता नहीं कि किस तरह से खर्चा होगा, आगे देखने पर ही है। लेकिन दूसरी तरफ आप बाकी देशों से साठगांठ भी कर रहे हैं कि पेटेंट की रजीम मजबूत हो, और जो कि कोविड में जिसका खामियाजा हम पहले ही देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, और ये दो तरफा चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है, और दूसरा जो है कि जो एक जन स्वास्थ्य अभियान की डिमांड रही है कि जो साल दर साल पिछले कई सालों से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं दवाइयाँ बनाने वाली, जैसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड या आईडीपीएल, उनको रिवाइव किया जाए, ताकि फिर से एक दवाई जो है बनाने का रिसर्च हो इस पे और हिंदुस्तान दवाइयाँ बना सके। बट कर्नाटक का एंटीबायोटिक जो है उसके लिए थोड़ा सा आवंटन हुआ है इस साल, लेकिन एचएएल या आईडीपीएल इसको मजबूत करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एक पाथ नहीं बनाया गया है टू रिवाइव द पीएसयू। सो दिस इज ऑल्सो एक चिंता का विषय है, जो कि हमारी मांग रही है और पूरी नहीं हुई है। एक और चीज़ सामने आती है इस बजट को देखें तो,
कि कोविड के बाद जो हमने देखा है, यहाँ पे शायद इंद्रनील भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इंद्रनील ने भी में भी इस बात पे थोड़ा और रोशनी डाल सकते हैं कि कोविड के बाद से भी और उससे पहले भी राज्य सरकारें जो थी, और ख़ासतौर से कोविड के बाद राज्य सरकारें, उन्होंने अपना स्वास्थ्य पे जो खर्चा है वो बढ़ाया है। जहाँ की यूनियन गवर्नमेंट ने कम किया है, तो राज्य सरकारों ने बढ़ाया है। लेकिन राज्य सरकारों के पास जो पैसा है वो लिमिटेड होता जा रहा है। एक तरफ तो आपने जीएसटी लगा दिया, जो राज्य सरकारों के रेवेन्यू अर्निंग सोर्सेस थे उनको बंद किया, तो उनके पास रेवेन्यू स्पेस कम हुआ। और दूसरी तरफ उनके ऊपर खर्चा भी बढ़ रहा है, जैसे कि हर स्कीम जो है वो 60-40 के उसमें अनुपात में डाल दी है, यानी कि यूनियन का शेयर कम हो रहा है, स्टेट्स का शेयर ज़्यादा हो रहा है। ये हेल्थ में ही नहीं, बाकी सब में, कई स्कीमों में भी ये लोग ये रुख अपनाया जा रहा है। तो जो यूनियन बजट का, हेल्थ बजट का जो हिस्सा राज्य सरकारों को जाता था, वो 2014-15 में तकरीबन 75% हुआ करता था, यानी कि 3/4 हुआ करता था। 2014-15 से घटकर 2026-27 में ये जो हिस्सा है जो यूनियन गवर्नमेंट से राज्यों को जाता है हेल्थ में, वो 51% हो गया है। 75% से 51%। तो यहाँ पे कमी आई है। दूसरा, जीएसटी की वजह से और बाकी सब रिसोर्सेज कम हो गए हैं राज्य सरकारों के। और जो 16th फाइनेंस कमीशन है, उसमें भी जो ग्रांट है वो 41% ही रखी गई है, जिसमें जो कि पिछले साल जितनी ही है, और उसमें राज्यों का कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो ओवरऑल ये है कि जो राज्यों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते जा रहे हैं, और उनके पास जो है जिम्मेदारियां स्वास्थ्य की बढ़ती जा रही हैं। जाहिर है राज्य सरकार के पास और भी होते हैं कंपीटिंग प्रायोरिटीज़, तो उसमें हेल्थ का जो है हम देख सकते हैं कि उस पर इतना जोर नहीं रहेगा। ओवरऑल अगर जो हम देख रहे हैं वो यही है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो अपना आवंटन स्वास्थ्य के प्रति कम कर रही है। ज़्यादा रुख प्राइवेटाइजेशन की तरफ हो रहा है, और राज्य सरकारों को भी एक तरह से बाध्य किया जा रहा है कि वो भी अपनी जो है इस पे खर्चा कम हो। तो ये एक मोटा मोटी हमारे सामने चित्र खिंच के आता है। प्रसाद भाई, मैं थोड़ा यहाँ पे अभी रुकना चाहूँगी, अगर कोई डिस्कशन करें, या फिर इंद्रनील भी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो अगर कोई जोड़ना चाहे कुछ तो। So Yeah, I yeah, just yeah, please. want to remind about a point कि और भी एक बजट का कुछ सत्र था, उसमें एक बहुत अच्छी कमेंट आई थी। एक दिल्ली की डॉक्टर भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उनको भी मैंने पूछा था कि दिस बजट इज साइलेंट ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। और हमारा पूरा ग्रुप ये क्लाइमेट के साथ भी जुड़ा है, और क्लाइमेट का, एनवायरमेंटल इश्यूज का जो हेल्थ पे इम्पैक्ट होता, ये हम सबका शेयर्ड कंसर्न है। तो इस संदर्भ में आप कुछ कमेंट करें। विशेषतः आप दिल्ली में रहती हो, और दिल्ली में एयर पोल्यूशन से जो हाल हो रहे हैं, अभी तो उत्तराखंड चली गई, तो मैंने सुना है कि एक्चुअली एयर पोल्यूशन के संदर्भ का बजट तो डिक्रीज हो गया। तो इस प्रकार के जो थोड़े न्यूआंसेस है, इफ यू कैन ऐड दैट। थैंक यू। श्योर सस्ते। हाँ, मैंने इसीलिए दिल्ली छोड़ भी दिया कि एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो मैं देहरादून पहुंच गई हूँ। बट एक तरह से जो है सरकार के कोई सीरियसनेस दिखती नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज को लेके कोई कदम उठा रही है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे जितना भी देखते हैं अलग अलग राज्यों में, तो एक तरह से पूरा जो माफिया चल रहा है वो क्लाइमेट चेंज के जो होना चाहिए उसके बरक्स ही काम कर रहा है। तो ये तो एक वाजिब कंसर्न है कि क्लाइमेट चेंज पे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। मे बी इंद्रनील को जोड़ना चाह रहे हैं। इंद्रनील का हाथ खड़ा है। Yes, Indranil, please come in. Thanks.
सिर्फ ये क्लाइमेट वाला पॉइंट में मैं सिर्फ एक ही चीज जोड़ूंगा कि ऋचा के बात से और ऐड करते हुए कि आप जैसे देखेंगे कि पूरा साइलेंस, एक तो कुछ भी, जैसे सुहास ने भी बोला कि पूरा साइलेंस, लेकिन साइलेंस है इसका एक और कारण भी है। कि जो सारे जैसे जिस तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे, कैपेक्स कैपेक्स कैपेक्स, क्या कर रहे हैं इसेंशियली वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट। हाँ। एंड देन आप देखे होंगे कि पूरा टूरिज्म पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि एंड देन टीयर 2 टीयर 3 सिटी में टूरिज्म। तो बेसिकली वही है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब में बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जितना खर्चा, जो पॉलिसीज जो मेजर्स होने चाहिए थे वो भी एकदम ही मतलब उसमें भी कटौती हो रहा है। एयर पोल्यूशन का तो मतलब जितना खर्चा था पिछले साल का, जितना आवंटन था पिछले कुछ साल का, उतना भी खर्चा नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली एक इंटेंट का अभाव है। जो गंगा यमुना का क्लीनिंग का जो काम होना था उसमें भी बजट आवंटन बहुत ही मिनिमल है, और जितना भी होता है वो खर्चा नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मतलब एक तरह से पूरा क्लाइमेट एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को डिसरिगार्ड करके जो ग्रोथ मोमेंटम ओरिएंटेड एकदम मतलब वही ग्रोथ ही सब कुछ है, उसी दिशा पे बजट चल रहा है। और वो जिस एक मतलब वो दर्शाता है कि कहाँ प्रायोरिटीज है। हमने या इतना ही मैं जोड़ना चाहता था। थैंक यू इंद्रनील। He wants to add something. बोलिए उमंग। मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन था दिमाग में, तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ। एक रिपोर्ट अभी मैंने देखी थी, वो न्यूज़ लॉन्ड्री में थी, और उसका टाइटल था कि हेल्थ बजट ग्रोज एवरी ईयर, सो व्हाई इजंट पब्लिक हेल्थ केयर इम्प्रूविंग। तो इसके बारे में कोई बेसिकली मतलब ये इसका यही था। आई कैन फॉरवर्ड इट लेटर या चैट पे, कि आई थिंक हमारे एनएपीएम में भी डाला गया था ये कि जो सिस्टम जो है वो इंक्रीज्ड और इवन लेट्स से नॉट इंक्रीज, जो स्टैटिक भी अगर है बजट एलोकेशन, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। सो इट सीम्स टू मी ये दोनों तरफ की बात हो रही है कि एक तो वो बढ़ाते भी नहीं है, और जितना है उसका भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो एनी कमेंट्स ऑन दिस, आई वुड अप्रिशिएट। थैंक यू। यस इंद्रनील प्लीज। अच्छा, भी जोड़ेंगे इसमें। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो ये जो का पूरा है कि जितना पैसा आवंटन होता है उतना नहीं खर्चा होता है, तो आप किसी भी साइकिल का एक पहिया निकाल दीजिए और साइकिल को दौड़ने बोलिए, तो देखिए क्या हालत होता है ना। तो हमारे जब तक जो खर्चे के साथ सर्विस डिलीवरी का एक बेसिक रिलेशनशिप है, खर्चा के मतलब एक बेसिक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। अगर पीएचसी में डॉक्टर नहीं होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सीएचओ का नियुक्ति नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कुछ भी सेवा वहां पे देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मेडिसिन भी चाहिए, उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक्स भी चाहिए, और ये ये सारे चीजें पैसे के ऊपर निर्भर है। पैसा आप अगर खर्चा करना चाहोगे, इंटेंशन अगर होगा, तो ये सब बुनियादी चीजों को सुधारना पड़ेगा। और एक चीज जो होता है कि एक तो ये जो वैकेंसीज है ये पूरा नहीं हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट के बिना नहीं हो सकता है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो बाकी अगर विकसित देश का तो छोड़ दीजिए, विकासशील देशों का देखेंगे या सिमिलर जो हमारे पर कैपिटा इनकम के जो दूसरे कंट्री है उनके साथ भी तुलना करेंगे तो काफी कम है। हाँ, तो ये बात कहते नहीं हो ये सही है कि खर्चा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उससे कि उतना भी क्यों नहीं हो पाता है। बेसिक एक लेवल ऑफ फंड एब्जॉर्प्शन या खर्चा करने के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो ढांचा जितना होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली सर्विस डिलीवर कर पाए, उतना भी नहीं हो पा रहा है। देश के बहुत सारे
राज्य में। तो वो एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। और दूसरी बात, ये जो जहां तक केंद्र सरकार की खर्चा का बात है, तो क्या हो रहा है, कई बार आवंटन होता है लेकिन पैसा एकदम लास्ट मोमेंट पे, सेकंड जो और तीसरा, दूसरा या और तीसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है, एकदम लास्ट में जाके वो डिसबर्स करते हैं, दिसंबर या फरवरी में। तो उससे तो स्टेट कहाँ से खर्चा करेगी, है ना? तो आप अगर नहीं चाहोगे कि हम जितना भी आवंटन कर रहे हैं तो उतना फिर तो वो होगा नहीं खर्चा। उसके लिए जो विलिंगनेस चाहिए, वो जो कैपेसिटी चाहिए, उसको नर्चर करना पड़ता है। तो जो भी कोई अगर बोल रहा है कि खर्चा बढ़ रहा है, तो आप उसको पहले हमें उसको पुरजोर तरीके से उसका विरोध करना चाहिए। अगर ये सवाल जो कर रहे हैं कि जितना खर्चा हो रहा है उतना आवंटन नहीं हो पा रहा है, तो और क्यों मांग कर रहे हो, तो उसमें इंटेंशन का सवाल होता है, फंड फ्लो डिसबर्सल का सवाल हमें उठाना चाहिए कि आपने दिया क्या सही समय में पैसा। क्या आप जो मूलभूत जो बुनियादी जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए आप क्या जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उतना किया है? तब जाके आप पूछ सकते हो ना कि सेल्फ सर्विस वो सेवा दे पा रही है कि नहीं पा रहे। इसके साथ ऑब्वियसली गवर्नेंस का, अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। पूरा जो अकाउंटेबिलिटी का, प्रो पीपल अकाउंटेबिलिटी का मामला है, उसको पूरा दरकिनार कर दिया गया है। तो खर्चा अगर नहीं भी हो रहा है, पैसा अगर नहीं आ रहा है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं आ रहे, तो जनता कैसे सवाल करेंगे? वो सारे जो व्यवस्था था, उसको आपने पूरा एकदम सिस्टमैटिकली वीकन कर दिया है, ताकि कभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था अपने बलबूते पे खड़ा नहीं हो पाए और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट बढ़ता जाए। तो मतलब इतना ही था। रिचर्ड अगर जोड़ना चाहे या कोई साथी इस पे और टिप्पणी करना। जी, मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी कि जो इंद्रनील ने बात रखी, मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ उससे कि जब तक कर्मचारी नहीं होंगे, आपकी 80% जो है वैकेंसीज हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में, स्पेशलिस्ट्स में वैकेंसीज हैं। उत्तराखंड का मैं देख रही थी तो लगभग 80% जो हैं CHC में डॉक्टर ही नहीं हैं। तो ये सब पैसा इस्तेमाल कहाँ से होगा? दूसरा जो एक और बात आती है कि आप पीएमजे जैसी स्कीम में पैसा बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि उसमें कोई उसमें खर्चा हो ही नहीं रहा है। तो आप एनएचएम में पैसा घटा रहे हैं और पीएमजे जैसी स्कीम में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जबकि एनएचएम वो ऐसी स्कीम है जो आपके प्राइमरी हेल्थ को मजबूत कर रही है और साल दर साल उसमें डिमांड रहती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएं। तो ये भी एक ओरिएंटेशन की बात है। और दूसरा ये भी है कि नॉमिनल टर्म्स में सरकार, ये एक छोटा सा और पॉइंट है कि नॉमिनल टर्म्स में कि इस साल 80,000 करोड़ हुआ है, तो अगले साल उसको बढ़ा दिया 5,000 करोड़। लेकिन अगर आप एक महंगाई का भी उसमें शामिल करें तो असल में जो आवंटन है वो कम ही होता है। तो जो देखने में नॉमिनल टर्म्स में ज़्यादा दिखता है, वो असल में अगर हम देखें तो वो कम रहता है। जी सर। यस रिताश, प्लीज। हाँ, तो आई मीन दिस इज फैंटास्टिक और मुझे बहुत एक तरफ से मतलब हम दुखी हैं कि ऐसा ही क्या है बोलते हैं, आवंटन या जो भी जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और दिस लेटेस्ट स्टंट ना, ये जो बायोफार्मा का जो है, तो मुझे तो ये स्टंट्स ही है एंड वही है। लेकिन थोड़ा हम कर्नाटक का बात करें, थोड़ा सा, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट मैं हम इधर रहते हैं इसके वजह से नहीं, लेकिन सब लोग बोलते हैं ना कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार है, क्या हो रहा है, ठीक है ये वो, इसीलिए तो एक एक राजनीति की तरफ से, और एक जहाँ पे तो अभी इधर बहुत पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत जोरदार बात चल रहा है ना, इसीलिए। तो कैन आई जस्ट थोड़ा सा उसमें हम बोल सकते हैं, या कोई और कुछ बोलना चाहेगा?
Yeah, if we can keep it brief, like within 3 to 4 minutes. हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यही है। क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है कि मतलब इधर क्या बोल रहे हैं कि शायद आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक सम ऑफ अस, हम शेयर भी कर रहे थे ग्रुप्स में और मीडिया में भी आया है कि इधर प्राइवेटाइजेशन, सब रादर अंडर द गाइज ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बहुत देयर इज अ कॉन्क्रीट प्लान कि वो लोग एक तरफ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और मेडिकल एजुकेशन में भी, दोनों में भी दे वांट टू, बिकॉज इधर अनलाइक इन सम अदर स्टेट्स की लाइक तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस, जहां जिसके साथ हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, इधर मेडिकल एजुकेशन एंड जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के हिसाब से वो अलग डिपार्टमेंट्स हैं एंड समटाइम्स वो लोग पैरेलल में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ लाइक एक 115 दिन का रिलेंटलेस लोकल एक्टिविज्म, स्ट्रगल, प्रोटेस्ट हुआ था उधर। लोग हमारे साथी, हमारे मतलब लाइक एक्चुअली पहले हम बहुत जान पहचान के लोग भी नहीं थे, लेकिन ना कुछ लोग जो हम अभी पिछले 3 सालों से सर्वात्रिक आरोग्य आंदोलन, मतलब लाइक फॉर यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स इन कर्नाटका, एक नेटवर्क है, तो गए हुए थे लोग इधर से, मतलब अलग अलग जिलों से। वो विजयपुरा, दैट इज बेसिकली इट्स बीजापुर। हाँ, तो उधर उन लोगों का, साथियों का भी अरेस्ट भी हुआ, लेकिन फाइनली इतना रिलेंटलेस था कि सरकार को तो अनाउंस करना ही पड़ा। और उसके साथ वो लोग जुड़ रहे हैं कि नो वेयर, आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, विच इज द टिपिकल गवर्नमेंट लाइन। और ये पहले पिछले सरकार या बीजेपी का वो मुद्दा था कि प्राइवेटाइजेशन करना है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बट दी ओनली पॉइंट हम जो बोल के हम खत्म करेंगे इस बात को, कि इंसिडियसली वी आर गेटिंग फीलर्स कि ये लोग ऐसे नहीं हैं, मतलब ना ऑन वन साइड, एंड इट इज गेटिंग कंफ्यूजिंग। पहले बोल रहे थे 11 जिलों में करेंगे, उसके बाद 8 हुआ, अभी 7 है। तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, सिर्फ वो जिले में नहीं होगा। लोग बोल, नहीं तो कोई बोलता है कि, एंड दीज समटाइम्स देयर आर लाइक सर्कुलर्स वेयर विच आर काइंड ऑफ से गेटिंग लीक कि मेडिकल एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा लेकिन हॉस्पिटल्स में होगा। एंड हम लोग ना लाइक विद डिफरेंट Ritesh, whoever, हाँ हाँ, can you kind of yeah, point? so that's all. Yeah, I just wanted to add कि we are trying to meet different government officials on this कि get clarity, and वो लोग clarity नहीं दे रहे हैं, I mean मिल रहे हैं लेकिन they are not giving clarity. That's all I wanted to say. Thank you. Thank you, Ritesh. Suhas ji? Yeah, I have some other point, but just to respond to Ritash, even in Maharashtra and I think in most of the states, the health service and health education are in different departments only, and that's a problem to be addressed. Secondly, this entire policy is being dictated by the center uh, with so many conditions to promote the private sector. So that is all reflecting. In terms of budget, I would like to everyone to think, understanding the central budget, how we should think of points to be raised in our own states, because the state budget sessions will be in फरवरी, जैसा महाराष्ट्र में फरवरी के आखिरी में बजट का सेशन होता है महाराष्ट्र स्टेट का सेंट्रल होने के बाद। तो उसमें हम क्या मुद्दे ले जाए, जैसा मैं सुरेश भाई को भी बोलूंगी, इसके बारे में यदि आपकी कोई शंकाएं है, कोई मुद्दे है तो बताइएगा। और मुझे इंद्रनील भाई को थैंक्स आने के लिए और ऐड करने के लिए। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि हमने जेएसए के नेशनल ये कन्वेंशन में जो मिनिस्टर्स को कुछ मुद्दे दिए थे, तो उसके फॉलो अप कुछ हुए क्या, और
उसको बजट सेशन के साथ जोड़ के आप कुछ ऐड करोगे तो अच्छा रहेगा. We need to do the follow-ups on heat wave bill and pollution and other things. Yeah, Over that's to you, important. Indran. That's important, Swastai. Richa's hand is up. Please come in, Richa. No, so just in the context of Karnataka, I think there is a Karnataka Right to Health and Emergency Services, Medical Services Bill that has come in 2025. I don't know much. Maybe in the coming months, एक क्रिटिक डेवलप करना चाहिए. Probably there are some people who are doing it, तो maybe एक collectively if we can develop a critique of that and put in our suggestions also. So maybe this could be one of the activities that in Karnataka we can take up. Yes, I think we should understand that bill. Maybe if there's time, Ritash or anybody who knows about it can very briefly mention what that bill entails. Indranil, please come in. थैंक्स. सुहासताई का जो सजेशन भी है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो आए थे या और जो लोगों से जो उनके साथ हमने मतलब उस समय जो रीच आउट किए थे, एक अभी वो क्रियान्वयन नहीं हुआ है, लेकिन हमारा आइडिया है कि इन जो बजट स्टेटमेंट है उनको हम लोग शेयर करें, उनसे दोबारा एडवोकेसी करें कि थोड़ा सा आप बजट आवंटन ये जो कटौती हुआ है इसको रेज करें पार्लियामेंट में. तो ये प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा इमीडिएटली. थैंक्स फॉर ऑल्सो रेजिंग दिस कंसर्न. देखते हैं कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा ताकि कुछ लोग कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एटलीस्ट इस मुद्दे को उठाए. और दूसरा एक मेरा एक सुझाव है, जो अलग अलग ग्रुप्स को जहां जहां बजट को लेके चर्चा हो रहा है उसमें मैं रखने का कोशिश कर रहा हूँ ये पॉइंट, और हमें शायद इस दिशा पे जाना पड़ेगा. जहाँ पे भी हमारे पास थोड़ा सा अलग अलग नेटवर्क्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, जिन जिन राज्यों में थोड़ा ताकत है, हमें शायद स्टेट बजट्स को भी, जैसे सुहास ने बोला बहुत ही सही है कि स्टेट बजट्स को भी हम एनालाइज करें, वहां पे भी थोड़ा सा बेसिक मोटा चीजें करके उसको कैसे कर सकते हैं उस पे बातचीत करें. मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस दिशा में हमें जाना चाहिए, और उसके लिए जरूरत पड़ सकता है कि थोड़ा सा ओरिएंटेशन हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, एक ग्रुप बनाए हम लोग, या जैसे कुछ भी हो सकता है. जैसे को इस पे थोड़ा सा ठोस तरीके से करना चाहिए. अमीर का भी एक सुझाव आया था कि तमिलनाडु में क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं. पीछे एक समय कर्नाटक में प्रसन्ना ने शुरू किया था ये प्रयास. कुछ कुछ और राज्यों में भी हमारे साथियों का इंटरेस्ट है. तो सब मिलके थोड़ा सा स्टेट बजट को भी देखना, उसमें भी थोड़ा सा कुछ अपने तरीके से करने का कोशिश करना. और मतलब ऐसा नहीं कि हर स्टेट में शुरू में कर पाएंगे, 2 करे, 4 करे, फिर धीरे धीरे आपस में बातचीत करते करते अपना भी थोड़ा कैपेसिटी बढ़ाए, इंटरेस्ट बढ़ाए, और फिर उसको आगे ले जाए. ऐसा एक प्रक्रिया हमें करना चाहिए मेरे ख्याल से. और ये सब ग्रुप जहाँ पे जो जिस जैसे भी हो सके. Yeah, that's very important. इंद्रनील, हम स्टेट बजट को भी मुझे लगता है कि शुरू में शायद थोड़ा सा ब्रॉड एनालिसिस करें, लेकिन मेरे ख्याल से हम स्टेट बजट्स को एनालाइज करें तभी पता चलेगा कि पंचायत लेवल तक और पब्लिक हेल्थ के लिए कितना पैसा जाता है और एक्चुअल प्रायोरिटीज कहाँ है, इसके बारे में तभी पता चलेगा. रितेश हैज हर हैंड अप, लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू वेरीफाई विद रिचा कि आपने बताया कि सेंट्रल बजट में से स्टेट्स के लिए जो आवंटन किया हुआ है वो अमाउंट पहले जो टोटल बजट का 75% था अभी 51% हो गया. ऐसा ऐसा कहा है आपने? आई मीन Right, Prasada. Yes. that is In a very 2014, huge 15. Yeah.
या सो बेसिकली सेंटर जो आवंटन जो अपना पूरा उसमें से जो स्टेट्स को जाता था उसमें से धीरे धीरे कम होता जा रहा है एंड देयर हैज बीन अ वॉपिंग डिक्लाइन ओवर दीज सिंस 14-15. राइट, तो 14-15 से लेके अभी तक का रिडक्शन बोला ना, इट्स नॉट दैट दिस बजट ओनली, No, over these years. ओवर द इट्स ऑलमोस्ट अ डेकेडल. Over 10 years, so there's been a decline of about Right, हाँ हाँ हाँ, 25 basis points, yeah. 25% decline. Not percent, basis points, yeah. From Yeah, 75% to 51%. 51%. Okay, okay. Thank you for that. जी. Ritash, please come in. No, nothing much. I've just responded in the group as to why we were focusing on Tamil Nadu because that is the preferred model, because things are functioning largely as they should. And, the biggest advantage is that medical education and, health department and the medical supplies corporation all are together. Okay. And also on the bill, I have said as to why we are pushing for the Right to Health Act, and we are already started drafting a people's bill because the pending bill is like that only. In fact, the other group of public health activists, they were even issued a critique of it yesterday or day before. But so we have already started drafting the RTH bill and hoping to have a consultation inviting people from other states also next month. That's all I wanted to say. Okay, thank you. Okay, Preeti ji, you came a little late, but you must have got a hang of it. Would you like to say something? Yeah. Yeah. I just, there's not much to say, but because you are discussing right to health, Rajasthan is also a model that may be visited because it was, it is now a while since free medicines and free treatment scheme is is being implemented and has been lauded also. And since 2 years, right to health, and also also a kind of the right to health was also also brought out issues related to private health and what they are supposed to contribute, and there was some amount of conflict and controversy when the bill was brought in. So when we are talking not just about budgets are part of an ongoing process of implementation, but in terms of policy and wherever we are going to pursue this, we should look at also the Rajasthan model. I'm sure there are many people here who are aware of that, but just to kind of bring that point in. Thanks. Suhasna, I would request you to give some final comments on this. Okay. Thanks everyone. Thanks, especially Richa and Indranil. I have 2-3 things to suggest. Like, as Indranil has also agreed, we should do some work towards the state budgets. Meaning, even before the budget is coming, we can consider some of the points which would be lacking there. Because after the budget comes, when we have to give immediate response, maybe we can fill in the numbers according to the budget. So maybe also in Gujarat, if we can do, it will be good. Amir is there in Tamil Nadu, Ritesh is in Karnataka, Maharashtra we try to do along with JSA. So UP में सुरेश भाई आप हैं? सुरेश? So नहीं, like सुरेश that. भाई नहीं है. Acha. So we should talk to Suresh later. So at least in 4 or 5 states.
एक चीज जोरू, यूपी में कुछ साथी है जो ऑलरेडी बजट को लेके ग्रास रूट पे बजट ट्रैकिंग का और एडवोकेसी का काम कर रहे हैं। बढ़िया। तो एक साथ हम हाँ, तो उनको जो जोड़ के हम लोग कुछ कर सकते हैं साथ में मिलके। सुरेश सुनीता होते हैं, जो उनके जी, साथ जोड़ हाँ देंगे, है ना? हाँ, तो जोड़ हम के हाँ, चार इतने पांच तो हो स्टेट सकते। में, इंद्रनील और ऋचा, आप लोग मिलके ये जो महत्व के मुद्दे हैं, जैसा स्टेट का शेयर कम हो रहा है उसको बढ़ाने की मांग करना, हाँ, और नेशनल हेल्थ मिशन के लिए की डिमांड, ऐसे मुद्दे यदि निकाल के दे तो फिर लास्ट ईयर कितना था और कैसा कम हुआ और कितना प्रोजेक्शन चाहिए, इस प्रकार के हम कुछ बातें उसमें ऐड कर पाएंगे। जी स्वास्थ्य मिथुन ने कुछ लिखा भी है चैट में, तो आई थिंक स्टेट बजट्स रीडिंग का भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ हाँ, चुनिंदा तो स्टेट्स में हम लोग मीटिंग कर ये सकते हैं। एक मतलब बजट का डिस्कशन का सजेशन देने में ये एक मेरा सेल्फिश इंटेंशन था कि हम ऐसे स्टेट लेवल के बजट को अभी से थोड़ा इंस्पायर करेंगे, तो वी हैव 2-3 weeks इन बिटवीन, मे बी 2 weeks ओनली। दूसरी बात कि हम लोगों ने जैसे केस में जो हेल्थ और क्लाइमेट इसका सब जोड़ के कुछ जो सेशन किया था, उसके डिमांड्स थे जो हम बजट से लिंक कर सकते हैं। और अभी जैसा समर आ रहा है, धूप बढ़ेगी, तो हीट और उसके इम्पैक्ट्स जो होते हैं सब वंचित समुदाय पर, गरीब बस्तियों के लोगों के, तो उसके लिए डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग नहीं रहता, हेल्थ वर्कर्स को भी मालूम नहीं होता इमीडिएट क्या ये करे। तो हमारे इसमें एक अच्छा डॉक्टर था, he was willing to give the training also. So maybe JS and APM together, at least for Delhi, if we can contact him. और एमपीज के साथ उसकी डिमांड बढ़ा है। एक तो हीट वेव्स को डिजास्टर लिस्ट में ऐड करने का एक आदेश निकलवाना चाहिए, दूसरा ये ट्रेनिंग का, और तीसरा कि इनका जो रोजगार वगैरह जाता है उसके लिए तो उनके हेल्थ राइट्स और लाइवलीहुड राइट्स, क्योंकि लाइवलीहुड इनसिक्योर हुआ तो उनका मेंटल हेल्थ भी डैमेज होता है। तो ये सब कनेक्ट करके एक हम लोग ड्राफ्ट करें पत्र, ऋचा, इंद्रनील आपके मदद से, तो वी कैन सर्कुलेट इट टू ऑल द डिफरेंट स्टेट्स टू कनेक्ट इट विद द स्टेट बजट कि इन चीजों के लिए हमें बजट दीजिएगा। थैंक यू। आई Thank you. थिंक दैट्स ऑल दैट आई कुड ऐड। No, ओवर thank टू you यू। very much. That was helpful, Suhat Tai. मेरे ख्याल से वो एक अच्छा सजेशन है जो मिथुन ने दिया है चैट बॉक्स में, कि हाँ, वो मैं हाउ टू रीड द बजट, पर्टिकुलरली अभी स्टेट बजट्स का अगर एनालिसिस करना है तो किस तरह से क्या क्या चीजों को देखना चाहिए। आई एम श्योर रीचा, इंद्रनील एंड मिथुन, ऑल ऑफ यू कैन हेल्प इन डूइंग दैट। अगर एक क्या है, एक छोटा सा वेरी शॉर्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू लुक इनटू, अगर वो हमें दिया जाए तो हम उसको ट्रांसलेट करके अलग अलग स्टेट्स में भी भेज सकते हैं, if that is possible. Mithun, can you kind of help us do that? Yes, sure. Right. So then what we can do is कि अगले हफ्ते में हेलो, वर्कशॉप काइंड ऑफ सेशन ऑन दैट, मतलब या मिथुन से वो कंटेंट आएगा वो तो अच्छा ही है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है थोड़े अनजाने लोगों को करने के लिए। मतलब सही बात, मैंने एक दो सेशन अटेंड किए, स्टिल आई डोंट फील कॉन्फिडेंट कि आई विल बी एबल टू डू इट ऑन माय ओन। सही तो बात नहीं है। नहीं, एक कंटेंट इंद्रनील और ऋचा देंगे, लाइक दे विल बी देयर एंड आई कैन हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। या गुड। मिथुन, मैं जो सजेस्ट कर रही कि एक आप एक पर्चा तो बनाओ कैसे रीड करना उसका, और उसका खाली सर्कुलेट नहीं करते, हम एक ऑनलाइन सेशन करते 2-3 घंटे का कि हम साथ में पढ़ेंगे, चाहे तो लास्ट ईयर का बजट लेके या
सेंटर का बजट लेके कि किस प्रकार से उसको कंपेयर करना है, ऐसा मेरा सुझाव है। What do you suggest, Indranil, Richa, कि ये प्रैक्टिकल है, हो सकता है? कुछ मेरे ख्याल से एक जो कुछ लाइव सेशंस तो करने पड़ेंगे। हाँ, और थोड़े से मतलब एक सेशन में नहीं हो पाएगा, तो कुछ कॉमन जो पब्लिकली अवेलेबल जो आसान डेटा सेट है उसको लेके शुरू कर सकते हैं, फिर स्टेट बजट के डिटेल में हम जा सकते हैं। हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना पड़ेगा। और देखते हैं थोड़ा सा जेएसए में भी बात करके कि एक अगर वैसा वर्कशॉप और लोग भी शामिल होना चाहे तो एक हम लोग कुछ वो कर सकते हैं, इसको करना चाहिए मेरे ख्याल से। और किस तरह से हो सकता है एक चर्चा करके फिर वैसे उसको करे। एक मैं जोड़ूंगा, रिचा ने यूपी के लिए स्टेट बजट कैसे देखना है उस पे उनका एक मैनुअल है जो सहयोग के साथ रिचा ने बनाया था, तो वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसका थोड़ा सा एब्रिज करके या कुछ ऐसे। बट कुछ मटेरियल है, और थोड़ा सा ये ज्यादा मटेरियल जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि डेटा लेके बजट को देखे, प्रैक्टिकली करे। तो वैसे कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, लेकिन करना जरूर चाहिए। छोटे स्केल में ही शुरू करे, फिर अगले साल का तैयारी अच्छे से करे, साल भर इस पे बात करे और अलग अलग, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन मतलब बहुत एम्बिशियस नहीं होके 2-4 स्टेट लेके शुरू कर रहे हैं। और जो और भी लोग हैं जो बजट पे काम कर सकते हैं तो उनको साथ में लेना, फिर एक थोड़ा सा कोई मेंटर टाइप रहे, रवि दुग्गल को साथ में लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे करके, और कोई साथी जो सीखना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं इस प्रोसेस में, उनको साथ में लेके ऐसे एक ग्रुप बना के हम लोग एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी होगा। वेरी गुड। ये बहुत अच्छा सजेशन है। मुझे लगता है कि हम जरूर इसके बारे में अगले हफ्ते में बात करके विल फॉर्म अ ग्रुप एंड कोई भी एक दो स्टेट्स के बजट को भी हम एज अ सैंपल और एज एन एक्सरसाइज उसका एनालिसिस भी हम करेंगे इफ पॉसिबल। सो एनीवे वील डिस्कस दैट इन डिटेल next week or maybe during this week sometime. Then Suhastan already, yeah, Richa, you had your hand up, please. I forgot that. No, no, no. So I just wanted to add this only that even in JSA there has been a talk about forming budget group to analyze the state budgets and have a regular response. So it will be a great exercise if all those who are interested in budgets, we can get together in different states and take up one state at a time and do it. Yeah. Excellent. I think, yeah, we should take this forward. Thanks for that. मैनुअल का सॉफ्ट कॉपी है रिचा का, तो थोड़ा शेयर कर दो। जी, मैं जो सहयोग के साथी हैं उनसे एक बार बात करके, उन्होंने फाइनल वो डिज़ाइन वगैरह किया था, तो एक बार मैं सुनीता और साथियों से बात मतलब जस्ट करके। टू गेट एन आइडिया। जी जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली स्वास्थ्य। Okay, so shall we move towards winding up this session? Okay. और किसी को कुछ बोलना है? Hello. Yeah, Ritaj, yes. I just gave one suggestion in the group for a session after the budget one. Okay, if that can be taken up sometime, that's all. Thank you. Okay. Preeti Oza has also mentioned something. After the budget session, can we have a session on the Rajasthan Right to Health Act and the public health policies? So I think there's another act also in Karnataka which was mentioned. तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रोग्रेसिव जो लेजिस्लेशंस है उसके बारे में शायद हम एक सेशन तो रख सकते हैं. वी विल सर्च फॉर पीपल हु आर experts in that. तो वो अच्छा सजेशन है. So we'll note that. Thank you for that. अभय शुक्ला को पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए ड्राफ्ट भी बनाया था हेल्थ राइट्स एक्ट का,
और वो ये सभी राज्यों के इसके साथ परिचित है, उनके एक्ट में क्या और मतलब जो ड्राफ्ट बना है उससे सैंक्शन होने में जो गैप्स आती है वो भी वो अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे. सो मे बी वी कैन टॉक टू अभय. Okay. It will Okay, then time because he is pretty busy, so maybe couple of months we can have that. sure. I think we'll take that up. So, we'll move towards winding up. Thank you very much for the very, very enlightening presentation. बहुत informative था. उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि वो एक मेथड है हमारा एडवोकेसी के लिए, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एडवोकेसी और इवन रेसिस्टेंस मूवमेंट को भी आई थिंक वी विल बी एबल टू गिव अ लॉट ऑफ इनपुट्स based on the analysis that you've made, Richa and Indranil. Thank you very much for that. और as सुहास्ताई तो काफी अच्छे सजेशंस दिए हैं, उसको हम जरूर फॉलो अप करेंगे, and especially अभी state budgets को लेके भी, and later on the legislations which some states have passed. So all these have emerged from today's session. Once again, thank you very much, Richa and Indranil particularly for having joined despite the fact that you are traveling. Thank you for that. And to all the members who have been here today, and although the number has been low, मुझे लगता है कि जो लोग join हुए हैं, they certainly will be able to take this forward. काफी मिथुन है, परमिता है, सब लोग तो पब्लिक हेल्थ के साथ भी जुड़े हुए लोग हैं. So, and Suhastai will definitely help us push us forward. उसमें तो I have no doubts about it. Thank you very much, all of you, and particularly Richa and Indranil. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much.